हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए पार्ट फर्स्ट के ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में परिचर्चा करेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट के जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। 2 थ्योरी पेपर है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। प्रत्येक जो थ्योरी पेपर है वो आप लोगों का उसका एग्जाम 3-3 घंटों का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 6 घंटे की रहेगी और जो टोटल उसके मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं। इस तरीके से ओवरऑल ज्योग्राफी का जो पूरा जो पेपर है वो 200 नंबर का होता है। 75 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, 75 मार्क्स का सेकंड पेपर और दोनों थ्योरी पेपर 150 के हो गए और प्रैक्टिकल एग्जाम 50 का। तो 200 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर रहेगा फाइनल एग्जाम में। अब यदि हम थ्योरी पेपर की पैटर्न की बात करें तो थ्योरी पेपर में जो आपके टोटल 3 पार्ट होंगे, ए, बी और सी। थ्योरी पेपर 3 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, ए, बी और सी। अब इसमें जो ए पार्ट में टोटल जो क्वेश्चन है वो 10 आएंगे जो कि अति लघुतरात्मक होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा और इस तरीके से ये टोटल 10 नंबर के रहेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट पेपर का, उसमें 5 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लघुतरात्मक। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर का होगा। इस तरीके से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 35 मार्क्स के होंगे। फिर जो आपका सी पार्ट रहेगा पेपर का, उसमें टोटल 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10 नंबर का होगा और इस तरीके से आपके जो निबंधात्मक या बड़े प्रश्न है वो टोटल 30 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से तीनों यूनिट जो है या पेपर के तीनों पार्ट ए, बी, सी मिलके 75 मार्क्स के होंगे। अब मैं बात करूं आपकी थ्योरी पेपर में जो मैक्सिमम तो आपको बता ही दिया कि वो 75 मार्क्स का होगा। आपको इसमें पास होने के लिए मिनिमम जो है प्रत्येक थ्योरी पेपर में आपको 27 मार्क्स लेने होंगे। तो आपको प्रत्येक पेपर में पास होना होगा। इसी तरीके से प्रैक्टिकल जो आपका पेपर रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको पास होने के लिए जो है मिनिमम 18 मार्क्स लेने होंगे। इस तरीके से आपको सेपरेटली थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम में पास होना होगा। तो ये था आपके फाइनल एग्जाम के पेपर का फॉर्मेट। अब यदि हम आपकी भूगोल विषय के सिलेबस की बात करें तो भूगोल विषय के सिलेबस में आपके 2 थ्योरी पेपर हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो है फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के आधार। दूसरा जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल। आज की इस क्लास में हम फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। अब यदि मैं आपको बताऊं, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है भूगोल का फिजिकल ज्योग्राफी, इसको कुल 5 यूनिट्स या 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपकी ये शुरू की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो यूनिट है, ये तीनों यूनिट जो है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान की है। यूनिट 4 जो है वो है आपकी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल या जलवायु विज्ञान की, और यूनिट जो 5 है वो हाइड्रोस्फीयर या जो है समुद्र विज्ञान की है। आपने 11th क्लास में जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो फिजिकल ज्योग्राफी को 4 पार्ट में बांटा गया है, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। इसमें से आपके सिलेबस में जो है फिजिकल ज्योग्राफी में इसके जो 3 पार्ट जो है वो दिए हुए हैं।
भू आकृति विज्ञान, जो कि इन फर्स्ट शुरुआत की 3 यूनिट्स या 3 इकाइयों में है, और 4th इकाई में आपके जलवायु विज्ञान दी हुई है, और 5th इकाई में समुद्र विज्ञान। अब हम यूनिट वाइज डिटेल में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में जो आपका पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो है आपका ओरिजिन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की उत्पत्ति। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति की जो विभिन्न परिकल्पनाएं हैं, जिनमें अद्वैतवादी परिकल्पना, द्वैतवादी परिकल्पना और आधुनिक परिकल्पना। अद्वैतवादी जिसे एक तारक परिकल्पना भी कहते हैं, जिसमें हम कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है, लाप्लास की जो निहारी परिकल्पना है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। द्वैतवादी जो परिकल्पना है उसमें जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है, रशेल, चैम्बरलिन, ऑटो स्मिथ, इन सब की परिकल्पनाओं के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। और आधुनिक मत जो आधुनिक परिकल्पना जो बिग बैंग थ्योरी है, उसके द्वारा भी हम पृथ्वी की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ द अर्थ को समझेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी का जो धरातल के नीचे का भाग है या आंतरिक भाग है, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। तो इस आंतरिक भाग को जानने के जो विभिन्न स्रोत हैं, उन स्रोतों को इस टॉपिक में हम जानेंगे। और पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसमें कौन कौन सी परतें हैं, जिनमें जिनका जो वर्गीकरण है, श्वेश का वर्गीकरण जो दिया हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। और जो आधुनिक मत या आधुनिक जो स्रोत है भूकंप विज्ञान, उसके द्वारा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर में जो विभाजित किया गया है, उनको डिटेल में इस टॉपिक में समझेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट यूनिट का है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी या समस्थिति का सिद्धांत। इसमें हम हमारी पृथ्वी के ऊपर या धरातल के ऊपर आप देखते होंगे कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं झीलें हैं, कहीं गहरे गर्त है। ये सब परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर जो है इनके मध्य यांत्रिक संतुलन पाया जाता है। तो ये जो यांत्रिक संतुलन है वो किस रूप में पाया जाता है, इसका जो है हम इसको आइसोस्टेसी या समस्थिति के अंतर्गत समझेंगे, जिसमें प्राट का जो थ्योरी है, एरी की थ्योरी है, हेपर्ड और बोई की जो थ्योरी है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। अर्थ मूवमेंट या जो भू संचलन है, पृथ्वी का जो धरातल है इसके आंतरिक भाग में जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के मध्य जो स्थिरता नहीं पाई जाती, इनमें मूवमेंट्स होते रहते हैं, इनमें गतियां होती रहती, कहीं पर अभिसरण हो रहा है, कहीं पर अपसरण हो रहा है। सिंपल भाषा में यदि मैं कहूँ, कहीं पर जो है संकुचन हो रहा है, कहीं पर इनका विस्तार हो रहा है। तो इस भू संचलन के कारण जो विभिन्न प्रकार के जो लैंडस्केप बनते हैं, वो उनमें से आपके सिलेबस में केवल फोल्ड्स और फोल्ड मतलब वलन और फोल्ड्स मतलब भ्रंश, ये दिए हुए हैं। इनमें भी केवल इनके टाइप्स, इनके प्रकार। फोल्ड्स की यदि हम बात करें तो ये संकुचन के कारण होता है। अभिसंकुचन या अभिसरण जो गतिविधि है, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर आती हैं तो उनके मध्य जो अभिसरण से जो संकुचन उत्पन्न होता है, उससे मोड, फोल्ड या वलन का निर्माण होता है। इससे किस प्रकार की जो आकृतियां बनती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आकृतियां नहीं, केवल इनके टाइप्स ही आपके सिलेबस में दिए हुए। फोल्ड्स जो है भ्रंश, ये अपसरण या प्रसार की वजह से इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट या लास्ट जो टॉपिक है आपके फर्स्ट यूनिट का, वो है रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, मतलब चट्टाने और उनके प्रकार। चट्टान आप धरातल पे या इसके पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती हैं, इनको 3 भागों में आग्नेय, परतदार और कायांतरित में विभाजित किया गया है। उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकंड जो यूनिट है उसमें आपके अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, मतलब भूकंप और ज्वालामुखी दिए हुए हैं। भूकंप क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति के कौन से कारक हैं और इनकी उत्पत्ति भूकंप से किस प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण होता है,
हाँ, और इनके वितरण का जो है पृथ्वी पर हम अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से वल्केनो क्या होते हैं, ये इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, वल्केनो की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, ज्वालामुखी से कौन कौन सी शिलाकृतियां बनती हैं, और विश्व में ज्वालामुखियों की वितरण किस रूप में जो है पाया जाता है, उसका अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट जो इस यूनिट में जो टॉपिक है आपका मेजर लैंड फॉर्म्स या विभिन्न जो मुख्य शिलाकृतियां जिनमें माउंटेन्स पर्वत दिए गए हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, मतलब इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत, इनके कौन कौन से प्रकार हैं वो हम जानेंगे। प्लेन्स मैदान, इसी तरीके से प्लेटू पठार और झीलें जो हैं वो दी हुई है। इस तरीके से जो आपके सेकेंड यूनिट में भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत पठार, मैदान और झीलें जो है वो दी हुई है। थर्ड जो यूनिट है वो इसमें जो वेदरिंग और डेनुडेशन जो है, अपक्षय या फिर मैं सीधा सा कहूँ अनाच्छादन जो है वो दिया हुआ है। वेदरिंग से यहाँ जो इसका अगर हम हिंदी में देखें तो इसको कहेंगे अपक्षय, और डेनुडेशन अनाच्छादन, जिसमें कि अपक्षय और अपर्दन और वृद्धक्षरण तीनों गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अपक्षय में तो हम ये तो एक ही स्थान पर जब चट्टानें टूट फूट कर बिखर जाती हैं तो वो वेदरिंग या अपक्षय कहलाता है। इसी तरीके से दूसरा जो गतिविधि डेनुडेशन में आती है वो आती है इरोजन की, जिसमें चट्टाने से जो अपक्षय अपर्दन से प्राप्त जो मलबे को विभिन्न जो अपर्दन के कारक है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं तो ये प्रोसेस इरोजन या अपर्दन कहलाता है। सिंपली भाषा में अपन कह सकते हैं कटाव। तो इसमें वेदरिंग में अपन देख लेंगे कि भाई अपक्षय होता क्या है, कौन कौन से कारक हैं जो अपक्षय के लिए अपक्षय को प्रभावित करते हैं, और इनके प्रकार को जान लेंगे। इसी तरीके से आपके इरोजन में नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन दिया हुआ है, इरोजन अपर्दन चक्र दिया हुआ है, जिसमें डेविस और पेंक के अपर्दन चक्र को हम पढ़ेंगे। और फिर अपर्दन के जो विभिन्न कारक हैं जिनमें उनके क्या क्या कार्य हैं, उनसे कौन सी जो उच्चावच या शिलाकृतियां बनती हैं, उनमें आपके सिलेबस में रिवर नदियां, ग्लेशियर, हिमनद, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल और विंड्स वायु, नदियां, हिमनद और भूमिगत जल से के जो कार्य हैं वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इस तरीके से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट जो है तीनों ही आपके स्थल मंडल या भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। अगले जो लेक्चर में हम यूनिट 4 और यूनिट 5 के बारे में जो है के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।